चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जेनेटिक्स का चैप्टर है और जेनेटिक्स ना बच्चों को बहुत टफ लगती है। वाकई है भी टफ, ऐसा कुछ ये नहीं है कि बहुत ईजी है। मैं तुमसे कह दूँ अरे बहुत आसान है बहुत आसान है, तुमसे नहीं आ रही है, बड़ी आसानी से हो जाएगी। नहीं, आसानी से नहीं होगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा रिविज़न की ज़रूरत है। ठीक है। और मेरे हिसाब से ना जेनेटिक्स बायोलॉजी की नब्ज़ है। अगर आपने इस नब्ज़ को पकड़ लिया तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलो फिर हम ये नब्ज़ को पकड़ने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से? स्टार्टिंग करेंगे हम मेंडल से, फादर ऑफ जेनेटिक्स से। क्योंकि ये रिवीजन बैच है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही मैं बहुत कॉन्सेप्ट मेकिंग करने में और यहाँ से वहाँ से वहाँ चीज़ें समझाने में। जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है वहाँ करेंगे, अदरवाइज रिवीजन बैच को तो रिवीजन की तरह ही चलाते हैं। ठीक है, जहाँ तुम्हें ज़रूरत पड़े कि नहीं हमें एक्स्ट्रा भी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। जैसे रिक्वायर्ड होगी वैसी वीडियोस आपके लिए बना दी जाएंगी। ठीक। मेंडल ने काम किया था किस पे? पी प्लांट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। आंसर, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। ऑब्वियस है, ऐसे वाले क्वेश्चन तो 1 मार्क में आएंगे, ज़्यादा 5-6 नंबर में थोड़ी ना पूछ लेगा कोई तुमसे। इतना तो तुम्हें पता होगा कि पाइसम सटाइवम ये जीनस है, ये स्पीशीज़ का नाम है। आप दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हो, पी आप कैपिटल बनाते हो, एस आप स्मॉल बनाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पी प्लांट ही क्यों लिया मेंडल ने? उसने कोई और चीज़ क्यों नहीं ले ली? कोई और प्लांट ले लेता, आम का पेड़ ले लेता, सेब का पेड़ ले लेता, राइट, वाटरमेलन ले लेता, कुछ और ले लेता। उसने पी प्लांट क्यों चूज किया? पी प्लांट चूज करने के रीजंस, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो वाई पी प्लांट? आंसर चलते हैं फटाफट। पहला, पी प्लांट की ना लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल होने का बेनिफिट ये है कि अगर आप तुम मैंगो के ऊपर जाके उस पर काम करने लग जाओ कि चलो भाई हम तो आम पे रिसर्च करेंगे। अब अगर तुम मैंगो पे रिसर्च करने बैठ जाओगे तो पहले तो तुम मैंगो का पौधा लाओगे, उसे लगाओगे, फिर तुम आराम से बैठ जाओ और बैठे रहो, क्योंकि वेट करते रहो पता नहीं कब तक वो प्लांट बनेगा, फिर कब उस पर फ्रूट लगेंगे। एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा समझाती हूँ, अब बहुत अच्छे से तुम्हें तब समझ में आएगा जब बेस बनेगा। देखो, हम ना मटर के दाने लेकर आए, हमने इनको बो दिया तो यहाँ से हमें प्लांट मिल गया। ओके, अब इस प्लांट के बारे में ना आप ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्व करके सारी चीज़ें लिखते चले जाओ अपने लिए। एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लो, सब चीज़ें यहाँ पे देखते जाओ और लिखते चलो। जैसे क्या क्या, भाई इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट ये टॉल था कि ड्वार्फ था। ठीक, इस पे फूल जब लगेंगे तो फूल कैसे लगेंगे, क्या टर्मिनल फूल लगेंगे यहाँ या एक्सिल फूल लगेंगे यहाँ। ठीक है, फूल कहाँ लगते हैं, फ्लावर की पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी। ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल बताए कि फ्लावर की पोजीशन हो गई, फ्लावर का कलर कैसा है, वॉयलेट है कि ये वाइट है, किस तरह का फ्लावर है, आपने सब कुछ देख लिया। उसके बाद फिर से वेट करो कि ना इसमें पॉलिनेशन हो जाए। पॉलिनेशन कैसे कि एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन बनेंगे, किसी एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन बनेंगे। देखो ये हो गया उसका एंथर, इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। वो पॉलन ग्रेन्स फिर आप डस्ट करोगे किस पे? दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये फिर उसका ओवरी। ठीक, आपने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद ओवरी के अंदर तक पहुँचेगा कौन? मेल गैमीट। और फिर यहाँ ओव्यूल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल, उसके साथ फ्यूजन वगैरह किया उसने, फिर यहाँ उसने फ्रूट बनाया। तो फ्रूट पी प्लांट में क्या बनेगा? पॉड, यानी मटर की फली बनेगी। तो देखो यहाँ पे फिर मटर की फली लग गई और इसमें मटर के दाने आ गए। तो ये जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, ये कौन सी थी? पेरेंटल जनरेशन। पहली बार मैं सीड लेकर आई थी, पहली बार मैं सीड लेकर आई थी और मैंने फिर उन सीड को लगाया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा था, इसलिए मैंने ये पेज नया चेंज किया। फर्स्ट टाइम मैं सीड लाई, फिर मैंने उन सीड से ये प्लांट बनाए, फिर प्लांट का पॉलिनेशन करवाया। तो ये तो हो गई मेरी पेरेंटल जनरेशन। उसके बाद यहाँ पे लग गई फली और इन मटर के पॉड यानी कि, और इसमें मटर के दाने आ गए, ये आ गए मटर के दाने। आपने क्या किया? अब इन मटर के दानों को लिया और फिर से अब इनको बो दिया। तो ये जो अब नए पेड़ आएंगे, क्या ये पहले वाले पेड़ के बच्चे नहीं है?
ये जो पेरेंटल जनरेशन है, क्या इन्हीं के बच्चे नहीं है ये वाले पे? तो इन लोगों को हम क्या बोलेंगे? इनको हम ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे कि ये पेरेंटल की ऑफ स्प्रिंग है। इन्हीं को हम प्रोजेनी बोल सकते हैं, ये पेरेंटल के प्रोजेनी है, और इसी को हम F1 जनरेशन बोलेंगे। अब ये सोचो कि अगर तुम एक ऐसे प्लांट पे रिसर्च कर रहे हो जिसने सीड से ये प्लांट बनाने बनाने में 5 साल ले लिए, उसके बाद उसने फिर ये फ्रूट बनाने में 1 साल ले लिया, आपके 6 साल तो यहीं खत्म हो गए। फिर आपने ये फ्रूट के अंदर के जो सीड हैं, ये सीड लेके ये लगाए, फिर इसने ग्रो किया, इसने 5 साल ले लिए, फिर इसने सीड बनाए, उसने एक और साल, 6 साल ले लिए। क्या आपके 12 साल खत्म नहीं हो गए लाइफ के सिर्फ इसी एक ऑब्जर्वेशन को करने में? तो आप एक ऐसा प्लांट लो जिसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट हो और वो जल्दी से जल्दी ये सारा काम खत्म कर ले। तो अगर आप पी प्लांट पे काम करोगे तो आपने सीड लिया, उस सीड को लगाया, वहाँ से प्लांट बना, प्लांट से फिर ये मटर का पॉड बना, ये पॉड बन के इसमें दाने आ गए, ये सारा प्रोसेस अप्रॉक्स 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो आपने फिर 6 महीने बाद ये सीड ले लिए, उनको लगा दिया, फिर वो आ गए, वहाँ से फिर ये मटर के पौधे आ गए, फिर नए पॉड आ गए। तो क्या 1 साल में आपके पास 2 बार प्लांट नहीं आ जाएंगे? तो जल्दी प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आप जल्दी ऑब्जर्वेशन कर लोगे, जल्दी टेबल बना के सारी चीज़ें, सारा डेटा कलेक्ट कर लोगे। तो ये फ़ायदा है। आपको कैसा प्लांट लेना चाहिए? ऐसा प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल कैसी हो, शॉर्ट हो। नेक्स्ट, दूसरा, पी प्लांट के अंदर नंबर ऑफ प्रोजेनीज बहुत होते हैं। तो क्या लिखूं? लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज होने का मीनिंग क्या? कि एक पौधा, एक प्लांट, मटर का एक प्लांट, पी प्लांट कई सारे ऑफ स्प्रिंग्स बना सकता है। कई सारे ऑफ स्प्रिंग यानी कि दाने बना सकते हैं। तो देखो, इसके अंदर एक पॉड, मटर की एक फली आ गई, तो एक पॉड के अंदर इतने सारे सीड है, फिर यहाँ दूसरा वाला पॉड, उसके अंदर इतने सारे सीड आएंगे, फिर यहाँ इसके सारे सीड्स, मतलब आपने अगर एक ही को फीमेल चूज़ किया तो एक ही पे लगेंगे, ऑब्वियस है। तो इसमें इतने सारे सीड लगेंगे, फिर इतने सारे बच्चे आ जाएंगे। तो उसमें जितनी भी प्रोबेबल कंडीशंस हैं, हमको चांसेस है कि वो सारी प्रोबेबल कंडीशंस हमें मिल जाए। प्रोबेबल कंडीशंस कैसे? मतलब कि अगर मैं देखना चाहती हूँ कि हाइट कितने तरह की होती है, पी प्लांट के अंदर 2 ही तरह की हाइट है, टॉल एंड ड्वार्फ। बट अगर हाइट कई तरह की हुआ करती, कि भाई टॉल अलग है, वेरी टॉल अलग है, मीडियोकर अलग है, ड्वार्फ अलग है, शॉर्ट अलग है, इतने सारे अगर वेरिएशंस होते और मेरे पास इतने सारे मटर के दाने होते, तो क्या इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ जाती कि मुझे हर तरह की हाइट दिख जाती? कि कोई बच्चा ऐसा चला गया, कोई वेरी टॉल चला गया, कोई मीडियोकर जा रहा है, कोई ड्वार्फ जा रहा है, कोई शॉर्ट जा रहा है। सारे सारी प्रोबेबिलिटी, सारे प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस हमें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस का हमें ये फ़ायदा है। नेक्स्ट, इसके पास क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मीनिंग क्या? कि हमें ये पता है कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर मिलेगा, और उस कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी है हमारे पास। मैं अभी बताती हूँ, लेकिन पहले मैं लिख तो लूँ। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं इसके पास। भाई, या तो उसके पास फ्लावर का कलर है, तो फ्लावर के कलर दो ही है, या तो वायलेट है या तो वाइट है। अब अगर बीच में एक और कलर बनने लग जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। या तो वायलेट दिख रहा है या तो वाइट दिख रहा है, इसके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ऐसा बनने लग जाता कि भाई वायलेट भी और वाइट दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ और एक लाइट सा बना दो जो कि हल्का सा वायलेट है, हल्का सा वायलेट है, यानी कि लाइट शेड आ गई वायलेट की। अब ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैं उसको वायलेट में रखूं कि वाइट में रखूं। मतलब इसमें वाइट वाला कैरेक्टर ज्यादा दिख रहा है कि वायलेट वाला दिख रहा है। एक बच्चा बोलेगा इसमें वायलेट कलर आ रहा है ना, तो इसको वायलेट की कैटेगरी में रखो। दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं, वायलेट की कलर तो शेड जो है उसकी थोड़ी सी फेड हो गई है ना, ये तो लाइट कलर आ रहा है वायलेट का, तो इसका मीनिंग वाइट वाले ने अपना कैरेक्टर शो किया है, तो इसको वाइट की कैटेगरी में रखो। ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कैरेक्टर्स कैसे हैं? कॉन्ट्रास्टिंग है, आप देख कर ही पहचान सकते हो। या तो इसको टॉल में रखें, या तो ड्वार्फ में रखें, या तो इसको वायलेट की कैटेगरी में रखें, या तो वाइट की कैटेगरी में रखें। ठीक, यहाँ तक क्लियर? 2 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से ही बन गए। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो पहले आपको पता होना चाहिए हाइब्रिड किसको कहते हैं, तभी तो मोनो हाइब्रिड का समझ में आएगा। चलते हैं, देखते हैं। देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हमारे पास क्रोमोसोम है जिसमें से
ये वाला पार्ट हमें मिला किससे? मदर से। ये वाला पार्ट हमें मिल गया फादर से। ठीक है, इसके पास जीन है कौन सा? कैपिटल टी। इसके पास जीन है, ये भी कैपिटल टी है, तो टी मैंने लिखा है टी फॉर टॉल। इसका मीनिंग डीएनए जो होता है ना, इस डीएनए में कई सारे जीन्स होते हैं, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये एक जीन है, ये जीन नंबर 2 है, जीन नंबर 1, ये जीन 2, ये जीन नंबर 3, अलग अलग जीन हमारे पास प्रेजेंट है। तो वो सारे जीन्स किस पे दिख जाएंगे? अब हमें क्रोमोसोम पे दिख जाएंगे। तो अगर यहाँ इस क्रोमोसोम का आप ऐसे देखो कि इसके ऊपर ना ऐसे डीएनए कॉइल्ड स्टेट में प्रेजेंट है, ऐसे इसी वाले डीएनए को आप यहाँ पे इमेजिन करके देखो। तो अगर मैं एनलार्ज में बनाऊँ, ये सब एक्स्ट्रा जा रहा है ना, इसको अलग कर देती हूँ। देखो, इसी को अगर मैं एनलार्ज में बनाऊँ, ये डीएनए है जो इस क्रोमोसोम पे दिखाई दे रहा था, इस वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कहीं पे जीन नंबर 1, यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा जीन नंबर 2। तो एक ही क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है, जिसमें से मैंने सिर्फ एक को चूज किया, ये वाला जो हाइट को कंट्रोल करता है। और हाइट, पी प्लांट के अंदर हाइट कैसी होती है? या तो टॉल होती है, या तो ड्वार्फ होती है, या तो पेड़ बहुत बड़ा है, या तो पेड़ बहुत छोटा है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट देखो कि मदर से जो हमें मिला है, यानी कि मदर से जो उस प्लांट को मिला, उसमें कैपिटल टी है, टॉल। और जो फादर से मिला वो भी कैपिटल टी है, इसका मतलब वो भी टॉल। तो दोनों एक ही जैसे हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। तो ये कंडीशन कैसी हो गई? होमोजाइगस टॉल कंडीशन। अब अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये एक क्रोमोसोम, ये भी दूसरा क्रोमोसोम, ये मदर से मिला था, ये फादर से मिला था। इसके पास जो जीन है वो स्मॉल टी है, इसके पास जो जीन है वो भी स्मॉल टी है। तो इसका मीनिंग ये क्या बना रहा था? ड्वार्फ। ये भी क्या बना रहा है? ड्वार्फ। अगर ये दोनों ड्वार्फ बना रहे हैं, तो क्या ये दोनों एक जैसे हैं? हाँ, तो कैसे हो गए? होमोजाइगस। क्या लिखूं? ड्वार्फ। अब आप क्या करो, इन होमोजाइगस को लो, इनकी क्रॉसिंग करो, और क्रॉसिंग करके जो ऑफस्प्रिंग बनेगी, यानी जो बच्चे बनेंगे, उसके अंदर कंडीशन ऐसी लाओ, यहाँ पर आ रहा है कैपिटल टी, यहाँ आ रहा है स्मॉल टी। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है टॉल। और ये क्या बनाता है? ड्वार्फ। क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं। तो ये कंडीशन कैसी है? हेट्रोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो जब आप दो होमोजाइगस पेरेंट्स को लेके, एक होमोजाइगस, फॉर एग्जांपल आपने टॉल ले लिया, एक आपने होमोजाइगस ड्वार्फ ले लिया, उन दोनों की क्रॉसिंग करके आप हेट्रोजाइगस कंडीशन जो लेकर आ रहे हो, इसी हेट्रोजाइगस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आओ, मोनो का क्या मीनिंग है? व्हाट डज दिस मोनो डिस्क्राइब? देखो जरा, ये बनाया मैंने एक क्रोमोसोम, ये बनाया क्रोमोसोम इसी का जैसा दूसरा जो फादर से मिला था। तो यहाँ पे मैंने बताया ना, डीएनए है जो ऐसे कॉइल्ड स्टेट में प्रेजेंट है, ऐसे कॉइल्ड स्टेट में, इसी पे। तो इसका मीनिंग इसमें बहुत सारे जीन होंगे। तो एक जीन फॉर एग्जांपल यहाँ हो गया, जो मैंने बता दिया हाइट के लिए। इसी में कहीं पे जीन होगा किसके लिए? फ्लावर की पोजीशन के लिए। फ्लावर टॉप पोजीशन पे लगता है, टर्मिनल है, कि फ्लावर साइड में लगता है, कि एक्सियल है। फ्लावर का कलर कैसा होगा, कि ये जो फ्लावर है ये वॉयलेट है कि वाइट कलर का है। यहीं पे एक जीन होगा जो सीड का कलर बताएगा, कि सीड येलो है कि ग्रीन है। तो बहुत सारे जीन्स हैं, आपने सारे जीन्स को नहीं नोटिस किया, सिर्फ किसी एक ही जीन पे आपने नज़र डाली है, सिर्फ एक ही जीन पे नज़र डाली है जो किसको कंट्रोल कर रहा है? हाइट को। तो ऐसे हाइब्रिड बनाना, जिसमें सिर्फ आप एक ही जीन के लिए हाइब्रिड बना रहे हो, यानी कि एक ही जीन के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन बना रहे हो, ये कैसा? कैपिटल टी। और इसी के दूसरा वाला कैसा है? स्मॉल टी। उस वाले हाइब्रिड को क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड। और ऐसी क्रॉसिंग को क्या बोलेंगे फिर? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसको कहते हैं जब हम किसी सिर्फ एक ही जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को ट्रेस करने के लिए हाइब्रिड बनाते हैं, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लिखो जल्दी से इसकी डेफिनेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द क्रॉसिंग, the crossing done to trace the inheritance pattern of only one gene
one gene is called monohybrid cross. For example, करते कैसे हैं वो देखते हैं. For example, crossing done to trace the inheritance pattern, to trace the inheritance pattern for height. ओके, स्टार्टिंग करें. स्टार्टिंग में हम क्या लेंगे, पेरेंटल जनरेशन लेंगे. पेरेंटल जनरेशन हमेशा कैसी लेते हैं हम, होमोजाइगस लेते हैं. तो यहाँ पे लिख दो मदर यानी कि फीमेल, यहाँ लिखो मेल. ये कौन है, होमोजाइगस. फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया होमोजाइगस टॉल और ये वाले हमने लिए होमोजाइगस ड्वार्फ. हाँ भाई बिल्कुल, यहाँ फेमिनिज्म चल रहा है. फीमेल को हम टॉल दिखाएंगे, मेल को ड्वार्फ दिखाएंगे. बताओ तुम्हारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे. तो इसके पास आएंगे क्रोमोसोम, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, यहाँ भी क्या आएगा, कैपिटल टी. तो मैंने बना दिया कैपिटल टी कैपिटल टी. इसके भी चले, इसके एक के पास होगा क्या, कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी, और दूसरे वाले के पास भी क्या होगा, स्मॉल टी. होमोजाइगस कंडीशन में. ठीक. अब करा दो क्या, गैमीट के फॉर्मेशन. ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन कराते हैं. कैपिटल टी यहाँ स्मॉल टी. लिखो यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन. ओके, सेपरेट कर दो. ये कैपिटल टी अलग, ये वाला कैपिटल टी अलग, ये स्मॉल टी अलग, ये वाला स्मॉल टी अलग, यानी कि ये दोनों अलग अलग हो गए. मम्मी का पापा से, पापा का मम्मी से अलग अलग हो गया, हो गया. ठीक है. और देखो इस वाले की आप इसके साथ फ्यूजन कराओ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इस वाले की इसके साथ क्रॉसिंग कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी. बहुत अच्छे. अब इसका नंबर लगाओ, इसका इसके साथ कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी. ओहो, इसका इसके साथ कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी. अब हमारे पास कैसी कंडीशन आ गई है, हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो यानी कि क्या बन गया है, हाइब्रिड. कितने जीन के लिए हाइब्रिड बनाया, एक जीन के लिए. कौन सा था वो जीन, वो जीन जो हाइट को कंट्रोल करता था. तो ये क्या बन गया, मोनो हाइब्रिड. ओके, तो मैंने बनाया ये कैपिटल टी जो इस साइड से आया है. इस वाले पेरेंट का कौन था, ये फीमेल. इस वाले के पेरेंट का एक आ गया क्रोमेटिड यानी गैमीट. यहाँ आओ, ये कौन था, मेल. इस वाले पेरेंट से एक आया, कौन आया, स्मॉल टी. ये इधर आ गया. अब भाई ये वाला प्रोटीन बनाता है किसके लिए, आपको पता है ना, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है. यही प्रोटीन तो हाइट बढ़वा रहा है, राइट. तो अब ये कैपिटल टी वाला कह रहा है कि भाई मैं तो हाइट बड़ी बनाऊंगा, टॉल बनाऊंगा. ये कह रहा है ना 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 मुन्ना, मैं हाइट छोटी बनाऊंगा, मैं ड्वार्फ रखूंगा उसको. अच्छा, अब यानी कि इन दोनों में तो फाइट हो गई, कंपटीशन हो गया. इस कंपटीशन में जो जीतेगा उसी का जीन एक्सप्रेस होगा. तो या तो टॉल वाला जीतेगा या तो ड्वार्फ वाला जीतेगा. तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, बस इसको होल्ड पे लगा रहे हैं, होल्ड पे लगाए, रट्टा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको ये टी वगैरह कुछ नहीं दिख रहा. उसको क्या दिख रहे हैं कि उसने एक प्लांट लिया, एक ऐसा टॉल, एक प्लांट लिया, एक ऐसा ड्वार्फ. ओके, दोनों की उसने क्रॉसिंग कराई. क्रॉसिंग कराने के बाद जो बच्चे आए हैं वो सारे बच्चे टॉल आए हैं. ये उसने नोटिस किया, सारे बच्चे टॉल आए. अच्छा, ठीक. ये कौन सी जनरेशन तैयार हुई है, ये है F1 जनरेशन. इसी को ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, इसी को प्रोजेनी बोल रहे हैं. और ये कौन थी, ये थी पेरेंटल जनरेशन. ठीक है, ये तो सारे टॉल आ गए. ये ऑब्जर्वेशन है, ये सारे टॉल हैं. अब मेंडल भाई सोच में पड़ गए. मेंडल सोच रहे हैं ड्वार्फ वाला क्यों नहीं आया, ये ड्वार्फ वाला क्यों नहीं दिखा, सारे टॉल टॉल क्यों दिख गए, ऐसा क्यों.
तो उसने कहा चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं क्या हो रहा है, ये नेचर मदर क्या करवा रही है। तो उसने इन टॉल टॉल की आपस में क्रॉसिंग करा दी, यानी कि इसके जो फ्लावर है उसका जो एंथर है, उस एंथर का पॉलन ग्रेन लेके दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डाल दिया। तो यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पॉड आ गया। ये जो पॉड आए हैं यानी ये जो सीड बने, फिर ये इनके बच्चे तो हुए। तो उसने इन टॉल टॉल की आपस में क्रॉसिंग करा दी। क्रॉसिंग करा के जो बच्चे आए उसको उसने ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि कुछ तो उसमें टॉल निकले, मतलब मेजॉरिटी तो टॉल ही थे, मेजॉरिटी तो टॉल ही थे, लेकिन कुछ उसमें ड्वार्फ भी निकल गए। अब मेंडल भाई फिर सोच में पड़ गए। वो कह रहे भाई यहाँ तो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर आया ही नहीं, फिर अचानक से ड्वार्फ कैरेक्टर आ गया, ऐसे कैसे, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये। तो उसने बोला भाई हुआ क्या होगा, मेंडल ने बोला हुआ क्या होगा कि ये जो टॉल प्लांट है इसके पास दोनों के ही कैरेक्टर हैं। ये टॉल वाले का भी है, मम्मी के भी गुण हैं इसमें, इसमें पापा की भी क्वालिटीज हैं, ड्वार्फ वाला भी है। फिर उन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ होगा। टॉल वाले ने कहा होगा मैं तो इसे टॉल बनाऊंगा, ड्वार्फ वाले ने कहा होगा ना भाई मैं तो इसे ड्वार्फ बनाऊंगा। इन दोनों के बीच कंपटीशन चला होगा और जो जीता होगा, और जीता कौन होगा, टॉल वाला, उसी का एक्सप्रेशन इसमें आ गया। ठीक। और जब मैंने इनकी आपस में क्रॉसिंग कराई तो ये वाला स्मॉल टी और ये वाला स्मॉल टी एक साथ आ गए और ड्वार्फ वाली कंडीशन वापस से अराइज हो गई। तो अब जरा पीछे चलो, जो होल्ड पे लगाया था अब इसके होल्ड को खत्म करो, कितनी देर बांध के रखोगे, खत्म करो। तो मैंने बोला हाइब्रिड के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आगे। तो टॉल वाला कह रहा है कि भाई मैं बनाएगा, डुआफ वाला कह रहा है ना मुन्ना मैं बनाएगा। तो टॉल वाला कह रहा है मुन्ना मुन्ना बहुत हो गया तेरा, जा तू काम कर अपना। तो टॉल वाले ने डुआफ वाले को हाइड कर दिया, इसका जो भी ट्रेड था, जो भी इसका एक्सप्रेशन था वो हाइड हो गया। तो अब ये जो प्लांट है ये कैसा दिखेगा, ये टॉल दिखेगा। यहीं से तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आया है कि F1 जनरेशन में, ये कौन सी जनरेशन है, ये है F1 जनरेशन। वो कौन सी थी, ये थी पेरेंटल जनरेशन। तो ये बना है F1 जनरेशन। तो यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस आया कि जब भी आप दो ट्रेड्स को लेके क्रॉसिंग करा रहे हो तो F1 जनरेशन में जो वाला ट्रेड दिखेगा वही डोमिनेंट है। इसको हम बाद में लिखेंगे, खैर अभी आगे चलते हैं, सेल्फिंग और कंप्लीट कर लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। नेक्स्ट चलेंगे ऑन सेल्फिंग। सेल्फिंग यानी कि F1 की F1 से ही क्रॉसिंग करा दो। तो कैपिटल टी की क्रॉसिंग, कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉसिंग आप कैपिटल टी स्मॉल टी से करा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप इन दोनों की क्रॉसिंग करा रहे हो, क्रॉसिंग करा के क्या मिला, यहाँ पे लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। अब यहाँ जब आप फिर से क्रॉसिंग करा रहे हो, पहले था पेरेंटल, फिर आई F1, अब आएंगे कौन, F2। इस F2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बनाते हो पुनेट स्क्वायर। ये आपने इसके पार्ट्स बना दिए। यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर देना फीमेल को, यहाँ रिप्रेजेंट कर देना मेल को। इसका मीनिंग इस तरफ दिखा देना मेल के गैमेट्स, इस तरफ दिखा देना फीमेल के गैमेट। ये हम लिखते हैं फीमेल, ये लिखते हैं मेल। तो फीमेल के गैमेट अलग अलग करो। फिलहाल कंडीशन कौन सी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी को लिखो यहाँ, स्मॉल टी को लिखो यहाँ। ऐसे ही इसके अंदर ये कौन है कैपिटल टी, ये कौन है स्मॉल टी, अलग अलग लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉसिंग कराओ। ये कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो जाएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी। ऑब्वियस है होमोजाइगस कंडीशन है, टॉल बनेगा, हमें कुछ नहीं सोचना। ये कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ फ्यूज होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या बनेगा, टॉल। सोचना पड़ेगा क्योंकि टी कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। वापस इन दोनों की क्रॉसिंग कराओ, पहले कैपिटल वाला लिखते हैं फिर स्मॉल वाला लिखते हैं, क्या बना फिर से, टॉल। अब ये दोनों स्मॉल टी क्या बना, ड्वार्फ। यहाँ से फिर आप यहाँ लिखोगे पहले F2 जनरेशन और फिर यहाँ से आप दोगे क्या, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो।
फिनोटिपिक क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, कोई चीज़ कैसी दिख रही है, ये पेड़ कैसा दिख रहा था, ये पेड़ मुझे टॉल दिख रहा था तो मैंने लिखा टॉल। ये पेड़ कैसा दिख रहा था, ड्वार्फ। तो आप यहाँ देखो ना, यहाँ कितने तरह के आपको फिनोटाइप्स नजर आएंगे, कितने तरह के दिख रहे हैं। यहाँ तो आपको टॉल 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 नजर आ रहा है तो आपने लिख दिया टॉल। का रेशो निकालो किसके साथ, ड्वार्फ के साथ, यहाँ आपने लिख दिया ड्वार्फ। काउंट कर लो कितने, 1 2 3, 3। ड्वार्फ कितना, 1, 3:1। ये क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशो। नेक्स्ट चलते हैं किस पे, जीनोटिपिक रेशो पे। जीनोटिपिक रेशियो का मीनिंग, जीनोटिपिक रेशियो का मीनिंग, अब ये जो टॉल प्लांट है, ये टॉल कैसा है, कैपिटल टी वाला टॉल है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है। तो इस फिनोटाइप के अंदर ये जो दिख रहा है, इसके अंदर जीन कैसा है, वो क्या होता है, जीनोटाइप। तो हम जीनोटिपिक रेशियो देखने लगे। तो एक तरह का जीनोटाइप मुझे मिला, ये कैपिटल टी मैंने लिख दिया कैपिटल टी रेशियो बना दिया। दूसरे तरह का मुझे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी मैंने यहाँ बना के लिख दिया। थर्ड टाइप मुझे मिला कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी, मैंने ये बना के यहाँ लिख दिया। काउंट करो, कैपिटल टी कितने हैं, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2। स्मॉल टी कितने हैं, 1। तो फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए निकल के आया 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए निकल के आया 1:2:1। यहाँ तक ये सब चीज़ें समझ लेने के बाद हम करते हैं इससे आने वाले क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन जो कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं, इफ टू फ्लावर कलर्स आर अवेलेबल इन अ प्लांट स्पीशीज, ब्लू and white, how would you how would you recognize which one is या how would you conclude करो यार, recognize कितना गंदा वर्ड लग रहा है, conclude which one is dominant। कैसे करते हैं डोमिनेंट का, कैसे पता लगाते हैं, डोमिनेंट का पता लगाने का सिंपल तरीका ये है, आप क्या करना, होमोजाइगस ले लेना दोनों के, ब्लू का होमोजाइगस, वाइट का होमोजाइगस, दोनों की क्रॉसिंग करा दो। मैं इसको समझाती हूँ पहले, आंसर फिर बाद में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर को कंट्रोल करने वाले जीन का नाम कैपिटल बी है होमोजाइगस कंडीशन में। तो कैपिटल बी कोड करता है किसके लिए, ब्लू के लिए, और स्मॉल बी कोड करेगा फिर किसके लिए, वाइट के लिए। ठीक, तो आप होमोजाइगस ले लो, कैपिटल बी की क्रॉसिंग आप स्मॉल बी से करा देना। फिर F1 कंडीशन में क्या बनेगा, हेट्रोजाइगस यानी कि हाइब्रिड, कैपिटल बी स्मॉल बी। इन दोनों के हाइब्रिड आने के बाद जो कलर दिखेगा, अगर आपको वाइट कलर दिखता है तो वाइट कलर डोमिनेंट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ होगा कि स्मॉल बी ने कैपिटल बी के एक्सप्रेशन को कवर कर लिया। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी कि हाइब्रिड के अंदर आपको ब्लू कलर दिखता है तो ब्लू वाला डोमिनेंट हो जाएगा, यानी उसने क्या किया होगा, कैपिटल बी ने स्मॉल बी के एक्सप्रेशन को हाइड कर दिया होगा। तो आप कैसे करोगे, आंसर में क्या लिखें, वी वुड टेक वी विल टेक द homozygous blue and white flower plant। मैंने दोनों ले लिए। ऑन क्रॉसिंग in F1 generation, the flower color
बनना ये चाहिए था द फ्लावर कलर प्रेजेंट या द फ्लावर कलर डेवलप्ड इन F1 जनरेशन ऑन क्रॉसिंग। कितना गंदा स्टेटमेंट लग रहा है, रुक जाओ मैं ठीक कर दूँ इसको। ऑन क्रॉसिंग F1 जनरेशन में जो दिखेगा वही वाला क्या होगा, वही वाला डोमिनेंट होगा। तो ये लिखा द फ्लावर कलर डेवलप्ड, the flower color developed in F1 after crossing will be the dominant। अच्छा, ये अपने दिमाग में बिल्कुल मत रख लेना कि वाइट हमेशा रिसेसिव होता है। तुम्हें कैसे पता कि वाइट रिसेसिव होता है? किसी प्लांट में क्या पता वाइट डोमिनेंट होता हो और ब्लू वाला रिसेसिव होता हो। भाई वो चलो वाइट को खत्म करो, क्वेश्चन ऐसे भी तो दे सकता है कि भाई दो कलर बनते हैं उसमें, एक तो बनता है रेड और एक बनता है येलो, बताओ कौन सा वाला डोमिनेंट है। यहाँ तो दोनों कलर आ गए। अब ये थोड़ी है कि तुम्हें तुम्हारे दिल को लाल रंग पसंद है, मेरे दिल से रिलेटेड है, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बसता है लाल रंग, तो लाल वाले को डोमिनेंट कर दो। क्या पता येलो वाला डोमिनेंट होता हो। तो क्या करेंगे, दोनों के होमोजाइगस ले लो। अगर कैपिटल आर रेड दिखा रहा है और स्मॉल आर येलो दिखा रहा है, तो दोनों को लेके क्रॉसिंग कराओ। क्रॉसिंग कराने के बाद जो हाइब्रिड बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, वही तो हमें बताएगा कि भाई डोमिनेंट कौन है। क्या पता येलो वाला डोमिनेंट निकल जाए, वो कैपिटल आर को हाइड कर दे। मतलब ऐसा मत सोचो कि कैपिटल लेटर, मतलब ये भी मत सोचो कि कैपिटल लेटर ही डोमिनेंट है। कैपिटल लेटर एक्चुअली लेने का रीज़न क्या है कि हम ना, हमें सब कुछ तो हमने पहले से करके रखा है कि भाई हाँ मेंडल ने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने पहले से बता दिया कि भाई टॉल वाला डोमिनेंट होता है। तो टॉल वाला डोमिनेंट है टी, इसी का टी हमने ले लिया लिटरेचर के लिए, पढ़ने के लिए इसका टी ले लिया। दूसरा क्या था, दूसरा था ड्वार्फ। तो हमने बोला कि चलो ये कैपिटल टी है तो इसको स्मॉल टी बना दो। एक टी लिखें, एक को डी लिखें लिटरेचर में, फिर इसको पढ़ाई करें तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे ना, बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, बहुत सारे अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। तो उस सारे अल्फ़ाबेट के इतने ड्रामे को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमें पता चल गया था कि टॉल वाला डोमिनेंट है, तो मैंने कैपिटल टी से टॉल दिखाना स्टार्ट कर दिया और स्मॉल टी से ड्वार्फ दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ तो मैंने मान के चला है कि चलो रेड से स्टार्ट कर दो। येलो से बता सकते थे, आप क्वेश्चन में लिख सकते हो कि भैया रेड और येलो है, फॉर एग्जाम्पल कि वाई वाला येलो बनाता है और स्मॉल वाई वाला रेड बनाता है, तो आप इसका F1 में हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी कि हाइब्रिड बनवा लो। कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो अपीयर होगा वही कौन हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। खत्म होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लास्ट टॉपिक इस वीडियो के लिए। तो लास्ट वाला टॉपिक और कवर कर लेते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है कि भैया F1 में जो दिखेगा वही डोमिनेंट है। लेकिन जब आप इसको लिखने बैठोगे तो थोड़ा ढंग से लिखेंगे। ढंग से कैसे लिखेंगे? भाई मैंने बोला डिप्लॉइड कंडीशन है ना हम लोगों में, ये है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी। अच्छा ठीक है, जब आप इसमें से किसी एक ही की बात कर रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कैपिटल टी वाले की ही बात कर रहे हो, इस वाले एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, इस वाले एक क्रोमेटिड की बात करते हो, तो इसी को हम अलील बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये दो अलील्स है, ये एक कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला, ये दो अलील्स हो गए। ठीक है, तो अगर आप एक ही की बात कर रहे हो तो वो अलील है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि डिप्लॉयड कंडीशन में दो अलील मिला करते हैं। ठीक, यानी कि इन्हीं को अलील ना बोल के मेंडल ने फैक्टर बोल दिया था, राइट। ये फैक्टर है। तो फैक्टर्स ना पेयर में मिलते हैं, चाहे तो वो होमोजाइगस हो सकते हैं, दोनों कैपिटल कैपिटल दोनों स्मॉल स्मॉल, या फिर वो हेट्रोजाइगस, एक कैपिटल एक स्मॉल। तो क्या होगा कि जो भी कैरेक्टर है वो कंट्रोल होता है फैक्टर से। फैक्टर अपीयर होते हैं किसमें, पेयर में। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में यानी कि हाइब्रिड में जिस वाले का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, जिस वाले अलील का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, वही डोमिनेंट है। हो गया क्या अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस। लिख दे तो जल्दी से इस चीज को। First point, characters are controlled by factors. Second point, factors arise in pair. पेयर में मिलते हैं भाई, या तो होमोजाइगस या तो हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन
दोनों में से किसी एक ही का तो एक्सप्रेशन आना है। only one of the factor will show its expression and that will be called dominant factor। कहाँ गया मेरा मार्कर? will be called dominant factor। अच्छा, अगर वो डोमिनेंट है तो दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? रिसेसिव। एंड द अदर, और दूसरा जिसका एक्सप्रेशन क्या हो गया? छिप गया है। whose expression got hidden, छिप गया था, is called recessive। ठीक है, चलो यहाँ हमारा खत्म हुआ आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में तुम्हें, मेरे को तो बहुत मजा आया, तुम्हें भी बहुत मजा आया होगा। अगर नहीं मजा आया तो तुम्हारी गलती है। दोबारा सुन लो ढंग में, दोबारा देख लो, मजे लो इसमें। ठीक है, मजे क्या, मजे मजे मजे, यानी कि जेनेटिक्स को समझ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, आगे इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।